जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन पे। कैसे हो आप बताओ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारा विद्याग्राम पर डेली ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट चलता है, उसी का हम लोग डेली वीडियो सॉल्यूशन करते हैं। यानी हमारी पूरी टीम कराती है, एआर पब्लिकेशन पे पूरी टीम हमारी वीडियो सॉल्यूशन कराती है। उसी के सिलसिले में आज 06 नंबर यानी हमारा 6 नंबर का मॉक टेस्ट है, जिसका हम वीडियो सॉल्यूशन कराने वाले हैं। मैथ्स में खुद कराऊंगा, जॉनी सर हमारे रीजनिंग कराते हैं और जीके जी हमारे आंसू सर कराते हैं। तो बहुत अच्छे से हम लोग आप लोगों को चीज़ों को बताते हैं कि ये चीज़ें नहीं गलती करना है, अगर आप एग्जाम में रहते तो इसको कैसे सोचते, हर एक चीज़ को इस वीडियो के थ्रू बताते हैं और आपका क्वेश्चन को एनालाइज करवाते हैं और बताते हैं कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की है जो यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो आइए भाई साहब 6 नंबर हम मॉक टेस्ट देखते हैं। इसी के सिलसिले में मैथ हमारा शुरू हो गया है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली आप लोग जाइए विद्याग्राम एप्लीकेशन पे, वहाँ के पे लाइव के सेक्शन में जाइएगा तो डेली लाइव मॉक टेस्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। बहुत पैसे लगा के आप लोगों को फ्री में मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, तो उसका लाभ उठाइए और डेली वहाँ पे बनाइए और यहाँ पे आके उसका सॉल्यूशन देखिए और जांचिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा 12 आदमियों में से 11 आदमियों का औसत वजन हमारे पास 95 किलो है। बहुत बढ़िया। इसमें से 12 आदमी जिसमें से 11 आदमियों का औसत वजन 95 किलो है। बोला तथा 12वें आदमी का वजन सभी आदमियों से, ये वाला लाइन पढ़िए, 12वें आदमी का वजन सभी आदमियों के औसत वजन से 33 किलो अधिक है, तो 12वें आदमी का औसत वजन क्या होगा। देखो अब होता क्या है कि 12वें आदमी यानी टोटल आदमी का औसत वजन पूछा है, और कभी भी ध्यान रखना हमेशा एवरेज में क्या करते हैं, सब लोगों को बराबर बराबर बांटते हैं। एवरेज का मतलब ये होता है कि औसत यानी सब किसी को बराबर बराबर देना। बट होता कि जो 12वें आदमी है ना, सभी लोगों का औसत वजन से 33 किलो अधिक लेके आया। तो बोलोगे भैया जो ये 33 किलो है ना सब लोगों में बांट दो। कितने लोगों में बांटोगे, तो भैया 11 लोगों में बांटोगे। तो 11 लोगों में बांटोगे तो सबके औसत में हमारे पास प्लस का 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी सभी लोगों के औसत में 3 किलो का इंक्रीमेंट होगा और औसत वजन 95 था। तो भाई साहब अब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 95 में हम 3 ऐड कर देंगे तो अब हो जाएगा 98। ये तो सारे लोगों का औसत वजन आ गया, लेकिन हमसे पूछा है तो 12वें आदमी का औसत वजन क्या होगा, यानी जो 12वें आदमी है उसका औसत वजन क्या है। तो ऑलरेडी भाई साहब 33 किलो तो था ही था उसका, और उसके बाद से सभी लोगों का 98 किलो हो ही गया था, तो इसमें हम 33 किलो और ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कहीं ना कहीं 131 किलो। यानी जो 12वें आदमी था उसका औसत, उसका वजन कितना था, तो बोलोगे भैया 131 किलो का है, तो ऑप्शन नंबर सी। बस बात खत्म। तो बढ़िया सवाल था, बस इसको पढ़ना था, लैंग्वेज को घुमाया था, प्यार से पढ़ते आंसर निकल के आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा शांत जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर, प्रतिकूल मतलब होता है अप स्ट्रीम की बात बोला है, प्रतिकूल 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा के अनुकूल समान दूरी कितने समय, मतलब कितने समय में तय करेगी। यानी कहने के दोनों हमें टाइम निकालना है कि भाई साहब मान लीजिए कोई नाव है, वो धारा के साथ भी जा रही है और धारा के मतलब विपरीत भी आ रही है, तो टोटल टाइम बताइए कि कितना टाइम लगेगा। हमारे पास डिस्टेंस भी दे दिया है 90 किलोमीटर, तो बोलोगे भैया टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन में स्पीड, तो डिस्टेंस हमारे पास ये हो गया। अब स्ट्रीम में पहला क्या है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे प्रतिकूल है नहीं, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालते हैं, तो बोलोगे भैया एक्स में से वाई घटाते हैं। डाउन स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालते हैं, तो एक्स प्लस वाई लिखते हैं, एक्स में से वाई। अगर नाव की चाल तो एक्स बोलते हैं और यहाँ पे धारा की चाल को वाई बोलते हैं। एक्स 18 है, 18 में से 6 घटाओगे तो अप स्ट्रीम आ जाएगा, यानी 18 में से 6 घटाओगे तो 12 आ गया अप स्ट्रीम, प्लस सेम दूरी यानी 90 किलोमीटर हमें क्या जाना है, डाउन स्ट्रीम। तो बोलोगे भैया एक्स प्लस वाई होगा, एक्स प्लस वाई में 18 और 6 करोगे तो कितना होगा 24। बस हमें इसी का निकाल देना है टाइम। अब लोग कितना सिंपल से निकाल लेंगे, तो बोलोगे भैया काटो, अगर इसको काटूं मैं तो डायरेक्ट इसको मैं काटूं तो 6 से काटूं, 6 दूना 12, 6 से काटूंगा 15, तो ये हो जाएगा 7 सहित 1/2 प्लस में यहाँ पर 6 से होगा 24, 6 पच्चे 15, ये हो गया। फिर यहाँ पर 15 छक्के 90, यहाँ से अगर देखूँ तो 4 तिहाई 12 और यहाँ पर 3/4, ये हो गया। अब हमारे पास देखो तो हावर में है, ये 7 हावर आधा घंटा है, 3 हावर 3/4 मिनट में ऐसे है, तो इसको भी हमें क्या करना है, सब बदल लेते हैं। तो 7, अब इसको बदल देंगे तो भाई सब कितना होगा, तो बोलोगे भैया 7.5 हावर हो जाएगा। फिर प्लस में देखूँ तो यहाँ पर 60 से गुणा कर दूंगा तो ये मिनट में बदल जाएगा। इसको काटोगे तो हो जाएगा भैया 15 चौका 60 यानी 15 तिया 45, यानी 3 हावर 45 मिनट। तब बोलोगे भैया 7 और 3 10 हावर हो गया। और देखो यहाँ पे आधा घंटा यानी 30 मिनट और 45 मिनट कितना होता है, तो बोलोगे भैया 75 मिनट हो गया, यानी 11 हावर हमारे पास 15 मिनट होगा। और 11 और 15 मिनट कहाँ है, तो देखो ये 11 हावर, इसको अगर हम 60 से गुणा करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। बस बात खत्म। तो ये बस यहाँ पे घुमाया था कि आपको घंटा वंटा में चेंज करना था, जिससे थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती थी, नहीं तो बाकी नॉर्मल सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, 3 को पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत लॉजिकल सवाल है, इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होता है, बहुत बढ़िया से मैं बताऊँगा, समझना।
बोला है दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है। अब देखो मैं हाईलाइट करके एक एक चीज दिखाता हूं, आराम से ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, बोलोगे ए बी सी डी एक वर्ग है, ये हमारे पास वर्ग है। ठीक है भाई, एक पहला लाइन से समझ में आ गया। फिर बोला है आगे वाला लाइन पढ़िए। उसके बाद से इन्होंने बोला और पी क्यू आर एस भी एक वर्ग है जो बड़े वर्ग के भुजाओं को मध्य बिंदु से जोड़कर बनाया गया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, बोलोगे भैया पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, एस भी है। ये क्या है, इसके बड़े भुजा है ना, इसके मध्य बिंदु से मिला के एक और वर्ग मिला बनाया गया है। ये समझ गए आप, इसको रहने देते हैं, आपको समझ में आएगा। अब आगे वाला लाइन पढ़िए, आगे इन्होंने क्या बोला है समझिएगा। फिर बोला है वर्ग पी क्यू आर एस के अंदर एक वृत्त बनाया गया है और वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाया गया। अब भाई साहब जब ये वर्ग आ गया ना, इसके अंदर भी देखिए तो क्या बनाया गया है, तो बोलोगे भैया इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। देखिए ये वृत्त बनाया गया है, इस वृत्त का नाम क्या दिया गया है भाई, तो एक वृत्त बनाया गया, वृत्त का कुछ नाम नहीं दिया गया। फिर बोला त्रिभुज के, अब उसके बाद से देखो, उसके बाद से देखिए त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाया गया, उसके बाद से त्रिभुज भी बनाया गया एक्स वाई जेड, ये है। ठीक है भाई, एक त्रिभुज भी बनाया गया। अब आगे वाला लाइन पढ़िए कि हमसे पूछा क्या है, तो बोलोगे भैया वर्ग ए बी सी डी की भुजाओं का व समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात ज्ञात करिए, ये सवाल है। अब समझिए, मैं ऐसा देखता हूं कि मैं जानता हूं जो बड़ा वाला हमारे पास जो ये बड़ा वाला वर्ग है यानी स्क्वायर है, इसका मैं एक साइड को मान लेता हूं, मैं इसके एक साइड को मैं 2 मान लेता हूं, समझो ये 2 मान लेता हूं। जब ये 2 मान लेता हूं तो ये मध्य बिंदु से काटता है ना, तो ये आपस आपस में आधा आधा बांट देता है, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब अगर ये वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं तो 2 माना हूं तो सब एक एक में बढ़ जाएगा। अब किसी एक का मान निकाल लीजिए, जैसे मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं, ये वाला लाइन समझिए। जैसे मैं मान लो ये बता रहा हूं, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, तो यहाँ से तो निकाल लोगे भाई साहब, बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास दिया है तो हाइपोटेनस आ जाएगा। तो बोलोगे एक एक प्लस एक यानी 2 का क्या रूट लग जाएगा, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी यहाँ पर √2 आ जाएगा। ये जब आपको मालूम है, जब ये √2 हो गया ना, अब देखो जब ये √2 हो गया हमारे पास, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। जब ये √2 हो गया तो ये वृत्त का जो भी जहाँ जहाँ टच हो रहा है ना, तो कहने कि जब ये साइड हमारा हो गया तो वृत्त का डायमीटर भी हमारा √2 हो जाएगा। तो बोलोगे भैया जो यहाँ पर वृत्त का जो डायमीटर इन्होंने दिया है, यानी ये वाला मान दिया है, कुछ और कलर ले लेते हैं, ये वाला, यानी डायमीटर भी हमारा √2 हो जाएगा। जब वृत्त का डायमीटर √2 हो गया तो बोलोगे भी हमारे पास डायमीटर √2 दे दिया है, तो हमसे निकालना क्या है, रेडियस। अगर रेडियस निकालेंगे तो क्या होता है, तो बोलोगे इसका आधा होता है, तो √2 का आधा। इसको कैसे लिखते हैं, तो इधर भी √2 से गुणा कर दो, इधर भी √2 से गुणा करो, तो ऊपर हो जाएगा 2 बट्टे में हो जाएगा 2 √2 होता है, जिसको वैसे 2 से 2 काटते हैं तो डायरेक्ट 1/√2 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना √2 के आधा होता है 1/√2, यानी पलट दो, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं होती है। तो यानी ये हो जाएगा 1 में हमारे पास क्या आ गया, तो बोलोगे भैया 1/√2 हो गया। ठीक है भाई, हमसे पूछा क्या है, अब देखो हम इसके क्या, इसके अंदर तक ढुक गए, इसके रेडियस तक ढुक गए, लेकिन हमेशा ध्यान रखना एक चीज कि अगर मान लीजिए सर्कल के अंदर हमें क्या बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, तो उसकी जो साइड होती है हमेशा जानते हो क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना वो √3r होती है। किसका साइड बोलेंगे, तो इक्विलेटरल साइड की बात कह रहा हूं मैं। इक्विलेटरल की साइड हमेशा क्या होती है, √3r होती है। कब होती है, जब भाई साहब सर्कल के अंदर बना हो। अब देखो सर्कल के अंदर बना है तो हमको मालूम है ये हो गया √3, r का मान कितना है, तो बोलोगे भैया 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेडियस हमारा निकल के आएगा √3 बटे में √2 हमारा रेडियस निकल के आ गया। अब जब इसका रेडियस निकल के आ गया तो हमसे क्वेश्चन में तो यही तो पूछा है, वर्ग ABCD की भुजाओं का व समबाहु त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात बताइए। अब भाई साहब इसका भुजाओ मतलब यहाँ पे जो यहाँ पर रेडियस नहीं होगा भाई, यहाँ पे साइड होगा, मैंने रेडियस लिख दिया क्योंकि r का मान तो ऑलरेडी 1/2 होगा ना, यानी ये साइड का मान आ गया। अब हमसे निकाल लो भाई साहब। अब बोला है बड़ा वाला वर्ग का भुजा क्या था उसका, तो बड़ा वाला को हमने 2 माना था, इसका रेशियो और इसके साइड का रेशियो हमसे पूछा है, तो √3 में √2, तो इधर √2 आके गुणा हो जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। तो जो आंसर निकल के आएगा हमारा ये निकल के आएगा देखो 2√2 रेशियो √3, 2√2 रेशियो √3 का है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था, बताओ। उम्मीद करता हूं जैसा भाई ने समझाया होगा ना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज को बहुत प्यार से मैंने तोड़ तोड़ के समझाया है और बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है। मिश्र धातु ए में धातुओं x और y केवल 5 और 2 के रेशियो में है, यानी यहाँ पर मिश्र धातु ए की बात बोला है। अगर मैं ए की बात करूँ तो ये हमारा ए हो गया, इसमें x और y है जिनका ऑलरेडी रेशियो दे रखा है, बोलोगे भैया 5 रेशियो को 2 में है, ए की बात बोला है। अब आगे वाला लाइन पढ़िए, फिर इन्होंने क्या बोला है, जबकि मिश्र धातु बी में उनका अनुपात 3:4 है। मिश्र धातु बी में उनका अनुपात, यानी जब बी की बात बोलूँ तो 3:4 है। अब 3:4 है, ये हो गया। फिर आगे समझिए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर बोला है मिश्र धातु ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार की जाती है।
अब देखो सबसे पहले ऐसे सवाल आता है ना, तो इसको बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 और 2 कितना है 7, यहाँ भी है 7 है, तो ऑलरेडी बराबर है। अब हमें क्या है, इसको मिलाना है। तो बोलोगे भैया ए क्या है, ए को किस में मिला रहा है, तो 4 के रेशियो में, बी को 5 के रेशियो में मिलाता है, तभी तो सी तैयार होता है। तो इधर 4 से गुणा कर दो, इधर 5 से गुणा कर दो, जैसे गुणा करोगे तो सब में गुणा हो जाएगा। तो एक लाइन लिख लेते हैं। तो बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 20, 4 दूना 8, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 20। अब सबके मिला के मिश्र धातु सी तैयार किया जाता है। तो एक्स में सबको ऐड करो, तो बोलोगे ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 28। अब जो टोटल आपस में ऐड करोगे तो हमारे पास बोला है क्या, अनुपात मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार किया जाता है। तो जो सी आएगा वो कितना आएगा, तो बोलोगे भैया 8 पन 13 के 3, हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, यानी 63 आ गया ये इसका मान। जब 63 आ गया तो आगे वाला लाइन पढ़िए और आंसर निकालिए। बहुत बढ़िया सवाल है। तो मिश्र धातु सी में एक्स का प्रतिशत क्या होगा, एक्स का प्रतिशत क्या है, तो बोलोगे भैया एक्स का ये वाला जो हमारे पास ये दोनों को ओवरऑल ऐड किए तो 35 है। इसका प्रतिशत बताना है भाई साहब कि सी में जो एक्स का प्रतिशत क्या है। तो बोलोगे भैया एक्स कितना है 35 है, टोटल कितना है 63, इंटू में 100% निकालो क्योंकि प्रतिशत पूछा है। अब इसको काटो, जब यहाँ पर काटेंगे तो बोलोगे 7 से 5 35, 7 9 63, तो 500 बटे में कितना हो गया 9। हमें मालूम है कि 1/9 होता है 11 सहित, देखो 1/9 होता है 11 सहित 1/9, हमें 5/9 है तो 5 से गुणा कर दो। तो बोलोगे 55 सहित 5/9% हो गया। 55 सहित 5/9% कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी है। खत्म। देखा भाई, काफी अच्छा सवाल है। हम कितना प्यार से टाइम ले लेके एक एक चीज को समझा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को शेयर करो, देखा करो कि भाई जो पढ़ा रहा है कि हाँ इस लेवल का पढ़ा रहा है। मैं चाहता तो नहीं सोल्यूशन कराता, क्यों, आपको सोल्यूशन मिलता नहीं है। अगर मान लो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उस टाइम उसके नीचे सोल्यूशन भी तो होता है, आप वहां से भी देख सकते हो। अगर भैया का वीडियो देख रहे हो तो कुछ तो होगा कि हाँ भैया इस तरह समझा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, बहुत डीपली में समझाते हैं, चीज़ों को वहाँ पर ब्रेक डाउन करते हुए जाते हैं। तो अगर चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे कि हाँ मैं कोई चीज़ें दे रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है भाई। बाकी रेलवे फाउंडेशन बैच की भी मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है, बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो आप लोगों के सामने आने वाली है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। 5 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 3 के पावर 800 बट्टे में 20 का हमें शेषफल ज्ञात करना है, कभी भी रिमाइंडर ज्ञात करना है, ऐसी दे रखा है सवाल। तो सबसे पहले इसको हम ऐसा क्या करते हैं ना, 1 के करीब में लेके जाते हैं। तो मान लो हम ऐसा क्या करें कि इसके करीब में जाए। अब देखो 3 का अगर मैं कुछ ले, जैसे मान लो 3 का पावर 2 लूंगा तो कितना होगा, तो बोलोगे भैया 9 हो जाएगा, तब वो छोटा हो जाएगा। 3 के पावर 3 लूंगा तो 27 हो जाएगा। 3 के पावर 4 लूंगा तो 81 होगा। तो 3 के पावर 4 लो, तो बोलोगे भैया 3 के पावर 4 लोगे ना तो ये हमारा 200 हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि भाई साहब जैसे ब्रैकेट ये हटता है हमारे पास, जैसे ये ब्रैकेट हटता है, इसे बढ़िया से लिखता हूँ, जैसे हमारे पास ये हो गया 3 के पावर 4 और ये हो गया हमारे पास 200, ब्रैकेट हटता है तो 4 इंटू 200 होता है, यानी 3 के पावर 800 डायरेक्ट हो जाएगा। और बट्टे में होता है हमारे पास 20। अब देखो 3 के पावर 4 क्या होता है, तो बोलोगे भैया 81 होता है, 81 के पावर 200 है और नीचे आ गया 20। अब 20 से देखो तो 4 बार में खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर, तो 1। अब 1 के पावर कुछ भी हो भाई, 1 के पावर कुछ भी 1 ही होता है, 1/20, और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, 20 से छोटा, यानी रिमाइंडर 1 आएगा और आंसर हमारा 1 हो गया, बस बात खत्म। तो बहुत नॉर्मल सा सवाल था, सिंपल सा सवाल था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी फेल हो गई। देख रहे हो राधा मैम के साथ कितना धोखा हो गया कि 20% मार्क्स प्राप्त किए, तो मार्क्स भी तो 20% प्राप्त किए हैं भाई। क्यों भाई, इतना 100% का मार्क्स होता तो 80% प्राप्त करो। ऐसे भी लड़कियां पढ़ने में बहुत तेज होती हैं। और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी फेल हो गई। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णक से 20 अंक अधिक है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। टोटल परीक्षा कितने का था, बहुत सिंपल सवाल है। हम पढ़े हैं क्या कि मान लो 20% प्राप्त किए हैं भाई, और कितना से फेल हो गई, तो 10 से फेल हो गई, तो इनको 10 नंबर दे दो। अब ये जो सीता है ये 30% अंक प्राप्त करती हैं। अब ये क्या होती है भाई, बोलते हो कि 30% अंक प्राप्त किए, जो किससे क्या हुआ, 20, देखो 20 अंक से अधिक है तो इनसे 20 अंक कम ले लो। ऐसे सवाल को क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो बोलोगे भैया 20 और 30 का डिफरेंस कितना होता है, तो बोलोगे भैया 10% हो गया। और इनका डिफरेंस कैसे होता है, तो 10 माइनस का डिफरेंस में माइनस होता है और माइनस का 20 होता है, जिसकी वजह से 30 हो जाता है। तो 10 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया, -20 का 30 हो गया। हमसे पूछा है यानी टोटल 100% का मान पूछा है। 10 अपने आप का 10 गुना हो रहा है, तो हमें मालूम है कि 30 भी अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। यानी टोटल परीक्षा वो 300 मार्क्स का था और 300 का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। खत्म। बताइए, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 हमारा क्या है।
फाइंड द वैल्यू, हमें ये फाइंड करना है, हमारे पास कहीं ना कहीं ये बोर्ड मास का सवाल दिया है और इसको निकालना है। बहुत बढ़िया से निकालेंगे, क्योंकि छोटा मोटा गलती करेंगे तो समझिए बहुत टाइम भी लगता है और चीज़ें निकल भी नहीं देती है। तो एक एक चीज़ को लिखना है और प्यार से बनाना है। पहले आइए भाई साहब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बोलोगे 8 एकम 8 एक 9/8, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/8, फिर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद से मैं देखूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 5/6 और ऑफ है तो गुणा कर दीजिए। उसके बाद से 3/4, फिर माइनस का है 3/4, फिर इंटू में हो जाएगा 2/9, ठीक है। उसके बाद से देखिए प्लस में हो जाएगा 20 से कम 20 और 13 हो गया 33 में हमारे पास 20, और उसके बाद से इंटू है तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इधर इसको सॉल्व करके लाते हैं। तो बोलोगे भैया अगर इसको मैं काटूं यहाँ से तो काटूं, अगर देखो 3 से कट जाएगा 2 बार में हमारे पास, 2 से ये 2 बार में खत्म, 3 से ये 3 बार में खत्म। अब ये होगा 9/8। अब देखो जब ये डिवाइड होता है ना, अब इसको जब गुणा करोगे ना तो पलट जाता है, यानी नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है, यानी 4 दूना 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे आ गया माइनस। अब देखो ऊपर हमारे पास क्या है भाई, ऊपर कुछ नहीं है, तो बोलोगे भैया हमारे पास 1 आ गया और नीचे हो गया 3 दूना 6 और प्लस में आ गया 33/20। यहाँ तक हम आ गए। जब यहाँ तक आ गए तो एक काम करिए भाई, एक स्टेप और सॉल्व करिए। 8 से 8 खत्म तो अब बचेगा 9/5 माइनस का 1/6 प्लस का 33/20। अब इसको हम सॉल्व करके लाते हैं ये वाला पार्ट को। तो बोलोगे भैया ये वाला पार्ट अगर हम सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 93 और नीचे हो जाएगा 99 डिवाइड। यहाँ पर हो जाएगा 103, क्योंकि भाई साहब 103 है और जिसके ऊपर बार नहीं रहता है माइनस कर देते हैं, नहीं 10 माइनस हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा जिसके ऊपर बार है 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है 00 आ गया, ठीक है। यानी बोलो यहाँ पे हो जाएगा 00 नहीं 10 होगा, क्योंकि पॉइंट वाले के बाद से जो वैल्यू होता है उसके लिए 0 नहीं लगाते हैं। अब इनका क्या करेंगे भाई, तो बोलोगे भैया 93 नीचे हो गया 99, गुणा करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा यानी 90 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 103 में से 10 घटाओगे तो 93 हो जाएगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो बोलोगे भैया 93 से 93 खत्म, 9 से काटूंगा 10 बार में, 9 से काटूंगा 11 बार में, तो ये निकल के आया 10/11, यानी ये ब्रैकेट वाला पार्ट से निकल के आया 10/11। तो यहाँ पे इंटू कर दीजिए 10/11, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके बाद से इंटू था। अब बोलोगे भैया यहाँ से देखो 10 से अगर मैं काटूंगा तो 2 बार में खत्म, 11 से काटूंगा तो 3 बार में खत्म। अब हमारे पास जो बचा है 9/5 माइनस 1/6 प्लस में 3/2, सबका एलसीएम में ले लेता हूँ तो 6×5 30 एलसीएम हो गया। तो बोलोगे 5×6 30, तो 9×6 कितना होता है तो 54, फिर यहाँ पर माइनस 6×5 30 तो 5 हो गया, प्लस में यहाँ पर आ गया 2 से 15 तो 15 या 45 होता है। अब देखो क्या होगा, तो बोलोगे भैया अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 54 में से 5 घटाऊंगा तो कितना होता है 49, 49 में 45 ऐड करूंगा यानी 49 में 1 ऐड कर दो 50, 50 में 44 ऐड कर दो 94 में आ गया 30, 2 से काटोगे तो हो जाएगा 47/15, और कहीं ना कहीं यही हमारा आंसर है 47/15, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। देखा, तो इसमें टाइम लगता है, एक एक स्टेप को सॉल्व करिएगा तभी हो पाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर करिए तो समझिए 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी एक 3 अंकों की संख्या है जो 8 से विभाज्य है, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। 3 अंकों की संख्या लेना है, ध्यान रखना ये 3 अंकों की संख्या। तब बोलोगे भैया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होती है, तो हमको मालूम है कि 999 होता है। अगर इसको 8 से विभाजित करूंगा तो कितना ऐसी संख्या होंगी जो 8 से कटेगी, तब बोलोगे भैया 8 एकम 8। देखो अगर मान लो 8 एकम 8, यहाँ पर आ गया 19, फिर 8 दूना 16, फिर 39, फिर उसके 39 से आया तो हमारे पास 8 तरीके 24, 8 चौके 32, यानी इसमें 124 संख्या ऐसे होगी, मतलब 1 से लेकर 999 तक 124 ऐसी संख्या होगी जो भाई साहब 8 से कटेगी। लेकिन हमसे सिर्फ बोला है कि एक 3 अंकों की संख्या चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए। अगर 3 अंकों की संख्या की बात बोला है, 3 अंकों की संख्या की बात बोला है, तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में, यानी 1 से लेकर 99 तक भी तो इसमें एड ऑन है, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ तक निकाला है। तो बोलोगे भैया पहले 99/8 कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना ऐसी संख्या जो 8 से कटती है। तो बोलोगे भैया 12/96 नहीं 12 संख्या है जो 8 से कटती है, और टोटल में 124 है, हमें सिर्फ 3 अंकों के लिए चाहिए। तो 124 में से 12 घटा दो तो 112 ऐसी संख्या है, 3 अंकों की ऐसी संख्या जो भाई साहब 8 से कटती है, और कहाँ 112, तो ऑप्शन नंबर सी। खत्म। तो ये बहुत इजी सवाल है, बस क्वेश्चन को पढ़ना था, समझना था, प्यार से आंसर निकल के लेके आना था। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक ठोस बेलन को उसके आधार के लंबवत, यानी आधार के लंबाई के हिसाब से, क्या कह रहा है, व्यास के अनुदिश, यानी व्यास के अनुदिश, क्या कह रहा है, आधार के लंबवत व्यास के अनुदिश 2 भागों में काटा जाता है, तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी यदि बेलन की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसके पास 26 सेंटीमीटर है। देखो हमारे पास यहाँ पर बेलन है, ठीक है भाई। अब बेलन है ना, इसके आधार के अनुदिश इसको काट दिया जा रहा है, यानी बोलोगे भैया आधार के अनुदिश यानी इसको ऐसे काट दिया जा रहा है।
जब इसको काट दिया तो दो भागों में बढ़ जाएगा। जब दो भागों में बढ़ जाएगा तो हाइट तो सेम ही रहेगा, लेकिन भाई साहब रेडियस तो इनका तो जो 25 है तो 25 तो रहेगा ही, क्योंकि ये आधार के अनुदिश काटे हैं नीचे के हिसाब से। तो जो रेडियस हमारा होगा, जो नया हमारा दो गो बन के आएगा, यानी मान लो हमारे पास पहला हो गया दो गो बन के आएगा, तो इनका रेडियस तो 25 हो गया भाई, और हाइट हमारा कितना हो गया, तो हाइट ऑलरेडी दिया है 26। अब हमें बोला है कितना चेंज देखने को मिला, तो चेंज में हमेशा पाई तो कॉमन होता है तो कट जाता है, तो बोलोगे भैया डायरेक्ट हम आर इंटू में एच कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना चेंज देखने को मिला। तो बोलोगे भैया आर इंटू एच करो, यानी 25 इंटू में 26। ये सिर्फ एक के लिए है, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, सब काटे हैं तो दो भागों में बटा है, तो इससे दो से गुणा कर दो, बस बात खत्म। तो बोलोगे 25 दूना 50 में 26 से गुणा करूंगा, यानी कहीं ना कहीं मैं ये देखूं जो रेडियस हमारा होगा, रेडियस हमारा ऑलरेडी कितना है, इसका भी 25 का, इसका हम भूल गए, इसका भी तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा भाई, ये भी 25 हो जाएगा। यानी रेडियस हमारा दोनों लोगों को मिला के कितना हो गया, 25 इंटू 50 हो गया, तो यानी 50 हो गया, और उसके बाद दो यहाँ पर ये है भाई, दो है क्योंकि जब काटते हैं तो दो भागों में बढ़ता है, तो 50 में 2 से गुणा करूंगा 100, 100 में 26 से गुणा करूंगा तो 26 हो जाएगा, और 26 से कहाँ है भाई देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर है। तो ये भी एक अच्छा सवाल था, लॉजिकल सवाल था। आइए नेक्स्ट मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं भाई साहब 10 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, एक ट्रेन पहले घंटे दूसरे घंटे और इसी तरह 11 घंटे तक क्रमशः 11 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। मैंने कहने का मतलब यह है कि एक घंटे में 1 किलोमीटर जाती है, ऐसे करके वो 11 घंटे तक चलती है। तो बोलोगे भैया हम पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया 11 घंटे तक, एक घंटे में 1 किलोमीटर जा रही है, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, ऐसे करके चल रही है। तो बोलोगे भैया n इंटू एन प्लस 1 करके हम टोटल डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे कर करके 11 तक जा रही है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, n का मान 11 हो गया, 11 एक 12 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6, यानी 11 6 के 66 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। हमें निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस 66 है और टोटल टाइम कितना है, तो 11 घंटा है, तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो 6 किलोमीटर पर घंटा होगा, और 6 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो ये लल्लू से सवाल था। आइए नेक्स्ट मिलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्या, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है। दो व्यक्ति अपनी वस्तुएं बेचते हैं, पहले व्यक्ति विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है, यानी जो दो लोग हैं, पहला व्यक्ति है क्या, वो कह रहा है कि हम विक्रय मूल्य पर अपने लाभ को काउंट करेंगे। फिर बोला है दूसरा व्यक्ति लागत मूल्य यानी सीपी पर 12.5% है, इसका तो नहीं दिया है क्या कितना परसेंट पे काउंट करेगा, अच्छा हिंदी में गलती है भाई, इंग्लिश पढ़ो। बोला है टू इंडिविजुअल सेल देयर गुड्स, द फर्स्ट पर्सन कैलकुलेट्स प्रॉफिट 14.2/7% ऑन द सेलिंग प्राइस। ये जो पहला प्रॉफिट काउंट कर रहा है सेलिंग प्राइस पे काउंट कर रहा है, वो भी 14.2/7% के हिसाब से। वाइल द सेकंड पर्सन कैलकुलेट्स अ लॉस ऑफ 12.5%, ये लॉस कैलकुलेट कर रहा है 12.5% ऑन कॉस्ट प्राइस। इफ बोथ शॉपकीपर सेल्स देयर गुड्स फॉर इतना, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट एंड लॉस, यानी उनका डिफरेंस निकालना है। अब देखो कितना सिंपल सवाल है, पहला आदमी है 14.2/7% पे अपना प्रॉफिट काउंट कर रहा है, वो भी भाई साहब किस पे कह रहे हो, 14.2/7%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, समझ रहे हो, इसी पे काउंट कर रहा है। तो बोलोगे भैया पैसा में सेलिंग प्राइस कितना है, तो बोलोगे भैया 1680 है। अब 1680 का 1/7 निकालो, क्योंकि ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, 7 से काटो, तो बोलोगे भैया 7 दूना 14, फिर यहाँ पर 2 7 चौका 28, यानी 240 रुपये का प्रॉफिट कमाए। लेकिन जो दूसरा आदमी है वो धोखा करता है, वो क्या करता है, वो सीपी पे करता है, लॉस काउंट करता है, यानी अगर मैं देखूँ तो उसका क्या है 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अगर ये हमारे पास सीपी है, इस पे 1 का लॉस हो रहा है भाई, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो बोलो भैया 8 में से 1 यानी 7 सेलिंग प्राइस हो गया। टोटल भाई साहब कितना बेच रहा है, तो 1680 डिवाइड बाई 7, तो कितना का लॉस हो रहा है, तो बोलोगे भैया इसका भी 240 का लॉस हो रहा है, यानी इसका 240 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका 240 का लॉस हो रहा है। तो बोला है ओवरऑल भाई साहब दोनों का अंतर कितना होगा, तो अंतर भाई साहब 0 रुपये हो गया, क्योंकि डिफरेंस देखो 240 का प्रॉफिट 240 का लॉस, तो कुछ नहीं हुआ, 0 रुपये, बस बात खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा 8000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, हम डायरेक्ट इसको सीरीज से बना देंगे। ये हमारे पास है 8000 रुपये है, पहला साल ब्याज भाई साहब जितना परसेंट होता है उतना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में सेकंड साल के बाद से ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो पहला साल तो भाई साहब 5% का ब्याज लगेगा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। दूसरा साल अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो बोलोगे भैया 20 था, इस पे 1 का ब्याज लग के 21 हो जाएगा। फिर तीसरा साल भी 20 का था और इस पे ब्याज लग के 21 हो गया, बस बात खत्म। यही 3 सालों के लिए ब्याज पूछा था। तो बोलोगे भैया कहीं ना कहीं देखो 20 का क्यूब होता है 8000, खत्म। 21 इंटू 21 करोगे तो 441 रुपये का ब्याज होगा 3 सालों में, ऑप्शन नंबर सी हो गया, खत्म। मजा आ रहा है भाई, देख रहा है कितना सिंपल सिंपल सा सवाल है और कितना प्यार से उड़ा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 24 और 168 है
और देखो, और संख्याएं 1:7 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। कहने कि हमें 7 का मान पूछा, यानी 7x मानता हूं, इसको x मानता हूं क्योंकि इसके साथ रेशियो में कोफिशिएंट में आएगा, यानी जो भी ऑप्शन होगा 7 का मल्टीपल होगा। देखो 7 दूना 14, 7 चौका 28 हो सकता है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। 108 7 के पढ़ा में नहीं आता है, 72 भी नहीं आता है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खत्म। बट इसको बना सकते हो, हमको मालूम है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो बोलोगे भैया पहला x है और दूसरा 7x है, नंबर हमारे पास। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है, तो बोलोगे 168 एलसीएम है, एचसीएफ हमारे पास 24 दिया है। अब इसको काट लो। जब यहाँ पे हम काटेंगे तो बोलोगे भैया अगर मैं इसको काटूं, कैसे काटोगे भाई, तो इसको मैं 7 से काटूंगा, ठीक है। अगर इसको 7 से काट रहे हो आप, यानी कहीं ना कहीं इसको 7 से काटोगे तो बोलोगे भैया 7 दूना 14, 7 चौका 28, तो जो एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा 24 इंटू में 24, तो हम ये बोल सकते हैं एक्स का मान 24 आ गया। अब भाई साहब बड़ी संख्या बोला है, तो मान लो छोटी संख्या तो 24 ही आ गया, और बड़ी संख्या की बात बोला है, सेम वही संख्या हमारी पास आ गई, यानी 7x बोला है, तो 7 इंटू में भाई साहब 24 से गुणा करूंगा तो 168 आ गया, यानी वही चीज़ें पूछ दे के वहीं पूछ लिया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया खत्म। तो बहुत बेसिक सवाल था, 1 सेकंड का ये सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 हमारा क्या कह रहा है, 5 विषयों में रवि का औसत अंक 150 है, लेकिन देखो, लेकिन गणितीय, आगे पढ़िए, लेकिन गणितीय गणना के दौरान 43 को 23 के रूप में पढ़ लिया गया, यानी 43 नंबर समझिए उसको मिलना चाहिए, लेकिन मिल जाता है उसको 23 नंबर, तो लॉस कितना का होता है, तो 20 नंबर का लॉस हो जाता है। अब क्या है, तो सही औसत क्या है, तो 20 का लॉस होता है, कितने विषय, तो 5 विषय, तो 5 से इसको डिवाइड करो, यानी 4 नंबर उसको और मिलना चाहिए, यानी औसत स्कोर में उसके 4 बढ़ोतरी होना चाहिए, यानी पहले उसका 150 था, इसमें 4 और ऐड कर दो, यानी उसका औसत कितना हो जाएगा, सही औसत 154, 154 ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो बहुत बेसिक सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 को पढ़ते हैं। ए बी सी की कार्य क्षमता अनुपात इतना दे रखा है, यानी कहने कि एफिशिएंसी का अनुपात इन्होंने दे रखा है। फिर बोला अगर वे तीनों किसी काम को मिलकर एक साथ 10 दिनों में पूरा करते हैं तो ए उसी काम का 30% हिस्सा कितना दिन में करेगा। बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तीनों लोगों का एफिशिएंसी 7 5 12 और 2 कितना होता है 14, ठीक है। और कितना दिन ले रहे हैं, तो बोलोगे भैया 10 दिन, यानी 140 काम हो गया। अब बोला है क्या, इसी 140 काम का 1/3 यानी 1/3 कौन भाई साहब कर रहा है, ए से कराया जा रहा है, कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो ए का एफिशिएंसी हमारे पास 2 दिया है, तो 2 से डिवाइड करो, 6 से काट दो, 6 दूना 12, उसके बाद से अगर मैं काटूं यहाँ पे 1/3 इसी काम का 1/3, तो यहाँ पे 14 है ना, 7 5 12 तो 14 का 10 गुना 140, इसका 30% है, 1/3 माफ करना ब्रो, 1/3 नहीं, मैंने गलती पढ़ लिया, यहाँ पे बोला है तो उसी काम का 30% बोला, यानी 140 का 30% की बात बोला है, यानी 140 का 30% होता है 3/10, इसी को करना है 2 के एफिशिएंसी से। तो बोलोगे भैया 20 से कट जाएगा, 7 बार में 7 इंटू 3 करोगे, 21 दिन में कंप्लीट कर लेगा ए भाई साहब, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। ठीक है भाई, तो ये तो बहुत इजी सवाल था, बढ़िया बढ़िया सवाल हमने पहले ही निपटा दिया। बोला है कि भाई से 20% 30% के 2 क्रमागत छूट एकल के बराबर है। कौन सा एकल के बराबर है, तो भाई सब डिस्काउंट है, तो 20 और 30 कितना होता है 50, और 50 में से माइनस कर दो 600/100, यानी 6 माइनस कर दो तो 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए खत्म। बोलोगे भैया ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस में ए बी अपॉन में 100 होता है। एक जगह पर लिख लो 20, यहाँ पर लिख लो 30, और माइनस में लिख लो 20 इंटू में 30, और बट्टे में लिख लो 100, बस बात खत्म। अब यहाँ पे कट करो तो 00 से 00 खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 50 में से 6 माइनस करोगे तो 44 हो जाएगा, और 44 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। 17 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा 3.54 वर्ष के अंत में R% प्रति दर, समझो R% प्रति वर्ष की दर से 4000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो समान राशि पर 7.08 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। इतना इजी सवाल है, सब कुछ सेम है, तो आपको मालूम है हमारे पास क्या बोला है भाई साहब, इसके बाद समान राशि, पैसा भी सेम है, ठीक है, और उसके बाद से ब्याज 100 रुपये मिल रहा है स्टार्टिंग पे, उसके से रेट भी सेम है, तो जिस हिसाब से हमारा टाइम होगा ना उसी हिसाब से हमारा ब्याज भी होगा। तो टाइम देखो अपने आप का 2 गुना हो रहा है, तो ब्याज भी अपने आप का 2 गुना होगा, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा खत्म। 200। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, इस पे मैंने लगातार 3 सेट कराया हूं ना, इस पे एकदम डिट्टो सवाल है, तीनों सेट में मैंने करा रखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्या p और q इस प्रकार है कि p का 5% और q का 7% का योग p के 9% और q के 4% योग का 2/3 है, तो p और q का रेशियो बताओ। बताओ, बहुत सिंपल सवाल है, हमें मालूम है कि p का 5%, तो इसको 5p मान लेता हूँ, प्लस फिर बोला है q का 7% यानी 7q। अब ये बराबर है क्या, p के 9% यानी 9p, फिर उसके बाद से q के 4% प्लस में 4q,
कि कितना 2/3 के बराबर में है। बोला है कि इसका 2/3 के बराबर में है, तो इसका 2/3 ले लो भाई, तो 2/3, बस बात खत्म। इसी को कैलकुलेट करो, 3 से इधर गुणा करोगे तो बोलोगे ये 15 पी हो जाएगा, और इसके 7 तरीका 21 क्यू हो जाएगा। यहाँ पर 9 दूना 18 पी हो गया, और यहाँ पे 4 दूना 8 क्यू हो गया। अब देखो यहाँ पे 18 पी है, इधर 15 पी है, तो इधर माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 3 पी हो जाएगा। इधर 21 क्यू है, इधर 8 माइनस कर दोगे तो बोलोगे 13 क्यू हो जाएगा। तो हमारे पास बोला क्या है, पी और क्यू का रेशियो, तो पी बटे में क्यू, पी वाला सामने हो जाएगा यानी 13, और क्यू हो जाएगा इसके सामने यानी 3, यानी 13:3 होगा, और 13:3 ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म। तो एकदम भाषा वाला सवाल था, भाषा को पढ़िए, प्यार से आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं, 19 हमारा क्या कह रहा है। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है भाई, यहाँ पे एक वर्ग है, और कहीं ना कहीं एक हमारे पास आयत है। ये कह रहा है ना, इसका जो परिमाप है, यानी वर्ग का जो परिमाप है, यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के आधे के बराबर में है। वर्ग का परिमाप 40 है। जब वर्ग का परिमाप 40 है भाई, तो इसका परिमाप जो है ना इसके आधे है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे भैया इसका परिमाप क्या होता है, तो बोलोगे 2 × L + B होता है, ये हमारा 80 हो जाएगा। यानी इसका परिमाप, क्योंकि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के आधा है, तो इसको परिमाप जो होगा, यानी इसका बोल सकते हो 4a, इसका साइड a माना हूं, तो ये 40 हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक, आगे पढ़िए। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, यदि आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है, लंबाई का 2/3, अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ, लंबाई को 3 मानता हूँ, तो चौड़ाई हमारा लंबाई 3x, तो चौड़ाई 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बहुत सिंपल सवाल है। तो बोला है यहाँ पर 2 है, a + b यानी 3x + 2x हो जाएगा 5x, और बराबर में 80 दिया है, तो 2 से काटूंगा, तो यहाँ पर 2 से काटोगे तो 5x बराबर में 16 कितना हो जाएगा भाई, 40। तो डायरेक्ट काट लो ना भाई, इतना क्यों तामझाम करूँ, मैं जानता हूँ भाई कि हमारे पास कितना 80 है, तो आप काट लो, 5 दूना 10, x से काटोगे नहीं, x का मान आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 8। यानी जब x का मान 8 आ जाएगा, तो हमसे पूछा है भाई साहब इनका क्या, तो आयत का क्षेत्रफल यानी L × B का मान पूछा है, तो L कितना हो जाएगा भाई, तो L हो जाएगा 8 रखो, तो 8 तरीका 24, B कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 24 × 16, तो 16 चौका 64 के 4 हाथ में 6, 16 दूना 32, और 6 कितना होता है 38, यानी 384, और 384 ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो 2D का सवाल तो बहुत ईजी होता है, बहुत। आओ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी टेबल का 40% की छूट पर बेचता है, तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है। आइए, हम हमेशा से पढ़े हैं क्या, MP, SP, CP। बोलोगे भैया यहाँ पर 20% का छूट दे रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी पहले कोई 5 की थी, 1 की छूट देकर 4 में गया है। फिर उसके बाद 60% का लाभ कमाता है, 60% का लाभ का वैल्यू 6/10, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं 3/5, यानी ये बोल सकते हो उसका CP 5 था, तो भाई साहब लाभ यानी SP 8 चला गया। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, SP यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो बराबर कर दो, यानी इधर भी 2 से गुणा करूंगा, तो इधर भी 2 से गुणा करूंगा, यानी इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो हमारा जो मान निकल के आएगा, तो बोलोगे भैया 10 हो जाएगा। ये 4 दूना 8 है, ये नहीं कि ऐड मत कर देना, ये 8 है, और यहाँ पे हमारे पास 5 हो गया, यानी हमारा मार्क प्राइस 10 हो गया, सेलिंग प्राइस 8 हो गया, और CP 5 हो गया। अब आगे वाला लाइन पढ़ो। आगे वाला लाइन इन्होंने ये बोला है, यदि वह उसी टेबल को 40% की छूट पर बेचता है, तो उसका नया लाभ प्रतिशत बताइए। इसी टेबल का 40% छूट देता है, यानी 10 का 40% का छूट देगा, तो बेचेगा कितना, तो बोलोगे 60%, और 10 का 60 होगा 6। अब बोलोगे भैया पहले हमारा CP कितना था, तो 5 था, अब कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 6 हो गया, तो कितना का प्रॉफिट, तो 1 का प्रॉफिट कितने पे, 5 पे, इनटू में 100% कर दो। हमको मालूम है कि डायरेक्ट आ जाएगा 20%, और 20% कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। बस यही सवाल था, बाकी इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए अब यहाँ से शुरू होता है हमारा रीजनिंग। चलिए तो रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट में जो है रीजनिंग के क्वेश्चन काफी अच्छे आए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे। अब उन कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे हम टैकल करेंगे, मैं तुम्हें इसी मतलब वीडियो में बताऊंगा। और क्वेश्चनों को सारे एक साथ ना करके हम कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब बाद में भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में जो हम फर्स्ट इंप्रेशन मतलब जो हम फर्स्ट बार देखते ही हमें क्वेश्चन आसानी से हो जाए, उन्हें ही करना है। और जो ऐसा लगे कि टाइम लेंगे उन्हें छोड़ देना, ठीक है, उन्हें एक बार बाद में देख लेना। चलिए तो अब उसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चनों को कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, M स्टैंड्स फॉर डिवाइड, यानी M का जो अर्थ है, यानी M की जगह तुम्हें क्या रखना है, डिवाइड। K का अर्थ क्या है, माइनस, ठीक है भाई। T का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, R, ठीक है भाई। R का अर्थ क्या है, प्लस, ऐड। तो ये इक्वेशन का मान बताना है। अब इसमें क्या है, ये एक इक्वेशन है, इसमें K T M R है, तो जहां पे K T M R है इसमें तुम्हें साइन रखने हैं। साइन रखने तो साइन रखे, देख लो। अब साइन रख देंगे तो अब K की जगह क्या रखना है, K की जगह माइनस, ठीक है। T के स्थान पे क्या रखना,
टी के स्थान पे मल्टीप्लाई, और एम के स्थान पे क्या रखना, डिवाइड। मेन है डिवाइड, डिवाइड और मल्टीप्लाई, यही खेल बदलते हैं। और आर के स्थान पे क्या रखना, प्लस। ठीक है भाई, तो ये हमने रख दिया। तो मैंने देखा इसमें क्या है, इसमें देखो अब यहां पे क्या है, ये डिवाइड है, 4 4 दूनी 8। ठीक है भाई, ये 8 डिवाइड 4 है ना, तो 8 डिवाइड 4, तो 8 डिवाइड 4 में मतलब 4 दूनी 8, इससे हम 2 आगा। ठीक है, और 16 दूनी 32, 32 और 32 में से हम यहाँ 20 माइनस 32 होगा। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। और यहाँ आर की जगह क्या है, प्लस। ठीक है, तो 32 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के क्या बचेगा, माइनस के 12, और माइनस के 12 में से 5 घट दो, माइनस के 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 7। ठीक है, अब तुम ये ना है कि यहाँ प्रॉपर बोडोमॉस के नियम के उसमें लग जाओ कि पहले हम जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम्हें बोडोमॉस के नियम में बस क्या है सबसे बड़ी बात कि डिवाइड और मल्टीप्लाई देखना, कि डिवाइड और मल्टीप्लाई कहाँ हो रहे हैं, बस उन्हें ही देख लो। मतलब 7 माइनस के 7 कहाँ पे, सी ऑप्शन में। ठीक है, डायरेक्ट हम देख सकते हैं इससे, ऐसे करके। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आए, सारे ही देखो कैलकुलेटिव हैं और सारी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, मल्टीप्लाई भी हो रही है। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रही है मोस्टली इसमें, तो हम कैसे करेंगे। मुझे एक चीज दिख रही है भाई, हमें ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, और ये थर्ड नंबर है, तो ये थर्ड नंबर लाना है। अब ये भी हमें दिख रहा है कि थर्ड नंबर जो बड़ी संख्या है, तो यानी बड़ी संख्या मल्टीप्लाई से ही आ सकती है, हमारी बड़ी संख्या मल्टीप्लाई से ही आ सकती है। तो मल्टीप्लाई कैसे आएगी, 13 की यदि मैं साथ में मल्टीप्लाई करूं तो 13 सत्ते 91, तो मैंने 91 तक मल्टीप्लाई कर ली। तो और यहाँ देखो क्या है 6, और यहाँ मैं इसे देख रहा हूँ तो ये 54 54 है। तो यदि मैं 9 की गुणा 6 में कर दूँ 9 6 54, और 1 की गुणा 6 में करूँ तो 6 कम 6, यानी मुझे दिखा यदि मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 9 6 54, यानी 546 आ सकता है। ठीक है, 14 गुणा 15, और फिर क्या कर रहे हैं, एक 1260 है। यदि मैं 14 और 15, यदि मैं 15 की गुणा किस में करूँ 6, 15 6 का 90, 90 और 90 की गुणा किस में करूँगा 14 में, 14 निम्मा 126, 14 निम्मा 126। भाई इतना तो तुम इजीली कर लोगे, जहां तक इजी है, जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक मैं ऐसे बताऊंगा। जहां पे लगे हाँ यहाँ कैलकुलेशन या पे यहाँ मल्टीप्लाई करना टफ पड़ेगा, वहां तुरंत बताऊंगा कि ऐसा छोड़ दो। तो हमने देखा यहाँ भी मल्टीप्लाई करके कितना 1260, यही इन्होंने दे रखा। तो हमें क्या करना है, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड नंबर मल्टीप्लाई करनी है आपस में, और फिर बाद में इनमें 6 की मल्टीप्लाई करनी है। ये हमारा इसमें लॉजिक लग रहा है। अब हम लॉजिक लग रहा तो भी देख तो लेंगे, लेकिन यह 27 14 और 2288, अब मान लो 27 और 14 की तो मैं मल्टीप्लाई करनी हो, तो पता लगा हम तो गुणा करने में बहुत टाइम लगा दिया। फिर एक बात ये नहीं, यहाँ 28 21 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 21 की गुणा करेंगे, सॉरी 6 की गुणा करेंगे, 13 15 की गुणा करेंगे और फिर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई। और देखो एक और बात इत्तेफाक की, यदि मैं इकाई अंक भी देखूं तो इकाई अंक भी 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 और 6 की फिर गुणा करूंगा 28 में, 8 6 48, यहाँ पे इकाई अंक 8। ठीक है, 6 नम 54। ठीक है, 6 नम 54 और 6 की फिर गुणा किस में करेंगे 4 में, 6 चौक 24 फिर इकाई अंक 4, 5 थी 15। ठीक है, 15 5 की गुणा फिर मैं 6 में करूंगा 5 36। मैं कहना चाह रहा हूं कि इकाई अंक भी क्या है, सभी का सेम सेम है, इकाई अंक भी सबका सेम सेम है। 8 1 8 8 6 48, इसका भी इकाई अंक 8 है। तो जब अब हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई, या तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर क्या है कि ये सारी मल्टीप्लाई पूरी बड़ी कैलकुलेशन करके देखो, तो बड़ा ये तो टाइम लग जाएगा इसमें। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें ये एक बात दिखी कि भाई यहाँ 6 है, 6 की मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ देखो 27 है, तो इसके अंदर 3 होगा, और मैं 6 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 के अंदर भी 3 है, या तुम 7 भी है इसके अंदर, लेकिन एक कॉमन देख लो तो 3 तो मिल ही रहा। 3 में हम क्या करते हैं, इससे 3, ये 2288 है, इसमें 3 का मल्टीपल तो होगा। ठीक है भाई, 2288 में 3 का मल्टीपल तो होगा, यानी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है भाई, जब ये गुणा है आपस में, तो अब 3 का हमें विभक्ति का नियम पता है, अंकों का योग यदि 3 से कट रहा तो पूरा वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 2 2 4 और 8 4 12। ठीक है, 12 8 20, यानी 20 आ गया, ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। ठीक है भाई, अब देखो 8 7 15 15 4 19, ये भी नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, 9 1 10 10 और 1 11, ये भी 3 से नहीं कटेगा, 11 3 से नहीं कटेगा, 11 के मतलब 3 के टेबल में 11 नहीं आता। अब इसे देखो 8 2 10 और 5 3 8 18, 18 3 से कट जाएगा, 3 6 18, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात समझे,
ये इस तरह के क्वेश्चन है जो तुम्हें पीछे कर देंगे। मतलब अब तुम इस क्वेश्चन को करने बैठ गए यदि तो तुम ये मान लो पीछे रह जाओगे। तो हमें करना नहीं है, या तो करेंगे स्मार्ट तरीके से करेंगे, अदरवाइज तुम्हें नहीं इसमें पकड़ पा रहे कोई लॉजिक तो इसे छोड़ दो, इसे बाद में देखो, ऐसा करना तुम्हें। लेकिन इस तरह का तुम्हें अप्रोच रखनी पड़ेगी कि जहां पर मल्टीप्लाई ज्यादा बड़ी हो रही हो तो वहां एक बार डिवाइड का भी सहारा ले लो, डिवाइड से भी काम हो सकता है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, इस तरह का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो ये इजी है, ठीक है, ये इजी है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो 16 3, ठीक है, 16 5 21, 5 जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे देखो 14 5 19, ठीक है, यानी 5 5 जुड़ रहे हैं। तो पूरा मत बनाओ, बस ये देखो 5 कहाँ पे जुड़ रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ 5 नहीं जुड़ रहे, यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 नहीं जुड़ रहे, यहाँ पे देखो 10 और 5 15, यही आंसर सही है। ठीक है, 12 और 2 14, यहाँ पे 2 जुड़ रहे हैं, यानी सी हमारा सही उत्तर है। पूरा चेक ही मत करना, ठीक है, बस ये देख लो, या तो फर्स्ट लेटर में देख लो, जोड़ के देख लो, ये लास्ट वाले में 14 5 19, ठीक है, 14 पे एन है और 19 पे ऐसे, ठीक है, बस इस तरह से हम कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन देखिए भाई, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो इसमें स्पाइट के लिए कोड क्या है, ये USKW। अब हम देख रहे हैं भाई क्या है, W यानी टी में क्या है, टी से बना है W यानी 3 जोड़े हैं, ठीक है, और S से बड़ा है, S से क्या बना है U, ठीक है, 19 19 2 21, ठीक है, 19 19 20 और मतलब 19 2 21, इसमें भी 2 जुड़ रहे हैं, ठीक है भाई। और दूसरे वाले में क्या है 16 3 19, अच्छा इसमें स्टार्टिंग पहले वाले में क्या है 2 जुड़ रहे हैं, 19 2 21, और फिर दूसरे वाले में क्या है 3 जुड़ रहे हैं, फिर 2 जुड़ रहे हैं, 9 और 2 11, और 20 और 3 23, यानी एक बार 2 एक बार 3, इस तरह से जुड़ रहे हैं। तो ये तो लास्ट का कोई देख लो या स्टार्टिंग वाला देख लो, ठीक है भाई। 25 3 28, 25 3 28, 28 पे क्या आता है 20, 27 पे, ठीक है, 27 पे हो जाएगा, 28 पे भी हो जाएगा, तो यानी लास्ट में 3 जुड़ रहा है। यहाँ 11 3 14, 14 पे देखो n है, अच्छा यहाँ तो सारे में ही n है, तो सारे इसे देखने का फायदा नहीं, इसे ही मत देखो, ठीक है, स्टार्टिंग देख लो बस। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या हो रहा है 2 जुड़ रहा है, तो 13 2 15, तो 15 में क्या है O, तो दोनों ये ऑप्शन बाहर हो गए, ठीक है, O इसमें भी है, O इसमें भी है। अब दूसरे में क्या है, यहाँ पे दूसरे वाले में 3 जुड़ रहा है, 15 3 18, OR, O के साथ R, ठीक है भाई, यहाँ पे 3 जुड़ रहा है ना, 15 3 18, ठीक है, और 3 2 5, तो पहले 3 मतलब पहले 2 जोड़ना है तुम्हें और फिर 3 जोड़ना है, तो हमारा एक ही ऑप्शन है, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखियो डाइस का क्वेश्चन देखें, डाइस का क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें क्या करा है, 2 के विपरीत बताना है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो इसमें ही बताया मैंने काफी अच्छे से, तुम्हें काफी बार बता दिया कि भाई डाइस के जब इस तरह के बंद पासे का क्वेश्चन है और हमें एक चीज दिख रही है भाई, 4 4 दिख रहा है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे तीनों डाइस में कॉमन दिख रहा, तो हम फर्स्ट नियम क्या लगाएं भाई कि या तो 2 पासे में लो और कॉमन लो और क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, लेकिन हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे इनमें। अब मुझे एक चीज दिख रही है भाई, 4 6 3, 1 6 5, 1 6 1 4 6 और 4 3 5, यानी 4 सभी में कॉमन है, लेकिन एक चीज है क्या कि भाई जो विपरीत होता है वो एक साथ कभी आएगा नहीं। मैंने क्लास में ही बताया है कि जो विपरीत होता है एक दूसरे के वो कभी एक साथ नहीं होते। तो भाई 4 है, 4 के विपरीत जो होगा कोई नंबर वो 6 और 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 3 एक से साथ आ रहा, 1 6 भी नहीं होगा, 3 5 भी नहीं होगा, ठीक है। देखो और ऑप्शन में भी ये 3 5 3 है, 1 है, 6 है, ठीक है। अब ये 4 ही है, अब एक हमारे पास ऐसा है जो इस 4 के विपरीत है, तो 4 के विपरीत क्या है, यहाँ इसमें 2 पूछा भी है, ठीक है, तो 4 के विपरीत क्या है 2 ही आ जाएगा, यानी 2 के विपरीत मान लो या 4 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, ये मान सकते हैं। पूरा नहीं करना, बस ये देख लेना, तुम्हें समझाने के लिए मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ या इतनी सारी बात बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, हमें पता है कि एक नियम बस ये है कि जो विपरीत होते हैं वो कभी एक साथ नहीं आते, मानते हो इस बात को, जो विपरीत होते हैं। तो अब ये विपरीत 4 के विपरीत 6 3 तो होंगे नहीं, 1 6 भी नहीं होंगे, 3 5 के, तो 4 के विपरीत है क्या फिर, 4 के विपरीत वो ये जो इसमें नहीं दिया हुआ, जो इनमें इस डाइस में नहीं दिया हुआ वही 4 के विपरीत है, ठीक है। तो 4 के विपरीत क्या हो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है भाई, सही आंसर। तो 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, या 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए भाई 6वां क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। 3 से 19 बना है, तो भाई 3 से 19 बनने के लिए क्या करें, 3 6 18,
यही कर सकते हैं। जोड़ के करेंगे, जोड़ के तो होगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या जा रही है लास्ट में। तो 3 छंग 18, 18 और 1 19, यानी मल्टीप्लाई क्या करा मैंने 6 और प्लस 1 कर दिया। ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे क्या करा, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 5 मल्टीप्लाई करा और 95 2 97। ठीक है भाई। तो यानी मल्टीप्लाई कितना 6 प्लस 1 फिर 5 प्लस 2, अब यहाँ 6 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 4 प्लस 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 6 5 4 3, तो 3 एकम 3। ठीक है। अब देखो इकाई अंक भी सबका सेम सेम है तो कोई फायदा नहीं है भाई, पूरा ही करना पड़ेगा। तो करना क्या है, 391 गुणा कितना 3 और प्लस के यहाँ पे कितने जोड़ा 1 2, ठीक है 1 2 3 4, 4 जोड़ेंगे। 3 एकम 3, 3 नम 27, 2 और 3 3 9 2 11, 1173 में 4 जोड़ेंगे 1177, 1177 बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई। मल्टीप्लाई सही हो रही है ना, 3 1 3 3 3 नम 27, 2 और 9 2 11। ठीक है भाई, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसे 7वां क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का मैंने पैटर्न बताया है तुम्हें कि कोई एक पैटर्न पकड़ो, इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, यूएई, यूएई यानी ए के साथ ई है, ए के साथ ई है। ठीक है भाई, ए के साथ ई है तो यहाँ ए, तो एक पैटर्न बन रहा है ए ई आई ओ यू, ये तो सारे वोवेल्स आ गए। ठीक है भाई, ये वोवेल्स आ गए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है। तो लास्ट में देख लो ए ई यू ए, ई यू ए किसमें है, ई यू ए, ई यू इसमें भी है, ये दोनों बाहर हो गए ऑप्शन और फिर ओ है, तो ओ बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, लास्ट में यू इसमें ही है। चलिए भाई 8वां क्वेश्चन देखो एक बार। 8वें में क्या है, ये सीरीज का है, लेटर सीरीज का है भाई। इसमें क्या बन रहा है, तो इसमें भी हमें सारा नहीं करना, 2 4 6 8 तो 10, 10 पे जे। ठीक है भाई, ये बाहर, अब 10 के तीनों ऑप्शन हो गए, एच एच आ रहा है, जे के साथ आई भी आ रहा है, 1 2 3, ठीक है 2 5 2 7 2 9, तो जे के साथ 9 आई, ये आ रहा ना, 1 2 3 2 5 2 7 2 9, जे के साथ आई कहाँ पे आ रहा है, जे के साथ आई 4 ऑप्शन में है। डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं, पूरा चेक नहीं करना, पूरा क्वेश्चन कभी मत करना। ठीक है भाई। हाउस का संबंध, हाउस का संबंध डोर से है। ठीक है भाई, हाउस का संबंध डोर से है, यानी घर का संबंध दरवाजे, यानी घर में जब एंट्री करते हैं हम, क्या है, घर में जब एंट्री करते हैं तो दरवाजा आता है, गेट आता है। ठीक है, मतलब दरवाजे पे जाते हैं हम पहले, तो इसमें सर्किल में क्या, घेरे में, घेरे में क्या बनता है, नींव, नींव तो होगा नहीं घेरे से, दीवार, घेरे में दीवार भी नहीं, बाढ़ भी नहीं आती, तो क्या है घेरे का, गेट। घेरा किससे संबंधित है, सर्किल का संबंध जो है गेट से होता है। ठीक है, गेट से। चलिए भाई, चलिए भाई, फिगर एनालॉजी में देखो, ये एक दूसरे की तरफ फेस करे हुए हैं। ठीक है भाई, तो इसका जो फेस ऐसा है तो इस साइड वाला फेस होगा। ठीक है भाई, इस साइड वाला, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसकी साइड को फेस इसका ही है बस। ठीक है, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए वाटर इमेज, वाटर इमेज का क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसमें क्या है, वाटर इमेज में ये जेड बना हुआ है तो बस जेड की आकृति। ठीक है, अब ये जो है चीज, ये इस साइड आ जाएगी। ठीक है, ये साइड ऐसे आ जाएगी। ठीक है, यानी ये वाली साइड इस तरफ आ जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। ये देखो, ये बस इस साइड चेंज हो जाएगी और ये वाला एरो यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं, बस साइड चेंज होगी। मैंने बताया कि मिरर इमेज में क्या है, बस साइड चेंज होती है। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए मिरर लगा हुआ कहाँ पे। यदि ये यहाँ साइड में लगा हुआ मिरर है तो सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होंगे, और यदि नीचे लगा हुआ हो तो फिर वाटर इमेज की तरह उसका इमेज बन जाएगा, जैसे वाटर इमेज में बनते हैं ना, अप्स एंड डाउन चेंज हो जाएंगे। चलिए भाई 12वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, स्टाइल, स्टाइल के लिए बनाया इन्हें, ये कोड है। ठीक है, तो स्मेल के लिए बताना है। ठीक है भाई, इसमें क्या है, ये भी कोडिंग का है, तो
19 19 से क्या करा 16 पाए हैं यानी पी पाए हैं, माइनस कितना कर दिया माइनस के 3, और 5 से 2 पाए ये भी माइनस के कितना कर दिया माइनस के 3। ठीक भाई, तो माइनस के 3 हो रहा है, तो पी है सारे में, कोई फायदा नहीं। और यहाँ पे भी देखो 9 और 3 12, हाँ सब में माइनस माइनस ही हो रहा। ठीक है, अब लास्ट से भी हमें नहीं मिलेगा, शुरुआत से भी नहीं कुछ मिलेगा, तो सेकंड और ये देखो सेकंड सेकंड इसमें से एम 13 में से 3 घटाएंगे कितना बचे जे 10। ठीक है, 10 10 पे जे 2 ऑप्शन में है 2 में नहीं है, तो दोनों बाहर हो गए। ठीक है, और यहाँ देखो ई 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 पे क्या आएगा बी, पी जे बी आई आई। ठीक है, ये दोनों देखने का कोई फायदा नहीं है, बस बीच के 2 हैं, बीच के 2 को सही हमें आंसर निकालना। चलिए 13 देखिए क्वेश्चन, कौन सी आकृति भिन्न है ये बताना है। 13 में क्या है, इसमें भाई हम देखते हैं, इसमें 2 डॉट है आमने सामने, 2 नंबर है आमने सामने, 2 नंबर आमने सामने, 2 डॉट आमने सामने। ठीक है भाई, नंबर आमने सामने, डॉट आमने सामने, लेकिन यहाँ देखो ये डॉट बस एक साइड ही रहेगी, आमने सामने नहीं हुआ। नंबरों की संख्या इसमें बढ़ गई, कैसे ही मान सकते हो कि ये कई तरह से अलग हो रही है। ये जो डी ऑप्शन है हमारा, ये कई तरह से अलग हो रहा है, नंबरों के माध्यम से भी, इसमें 4 भी नंबर लिखे हुए हैं और 2 डॉट ही हैं। ठीक है, आमने सामने डॉट नहीं है, तो यानी डी दिखते ही पता चल रही है डी अलग है। ठीक है भाई, डी अलग हो जाएगा। चलिए इसमें क्या है भाई 14 देखिए। अच्छा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए औरत कहती है भाई, वह आदमी, एक औरत बोल रही है फोटो की तरफ देखते हुए, औरत बोल रही है भाई कि वह आदमी, ठीक है, वह आदमी मेरे पति के पिता, वह आदमी जो मेरे पति मेरे इस जो ये औरत है इसके पति है ये आदमी। ठीक है, इसके पिता की पत्नी। ठीक है भाई, पत्नी का इकलौता पुत्र कौन होगा, ये खुद वो आदमी ही इकलौता पुत्र है भाई। ये इशारा करने वाले क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, एक बार में पकड़ में आगे, ठीक है ना, तो कंफ्यूज कर देंगे। वो औरत बोल रही है कि ये आदमी, ठीक है, वह आदमी जो है मेरे पति यानी इसके पति, ठीक है, तो इसका पति का इंडिकेशन यही है। ठीक है, पति के पिता की पत्नी और पत्नी का इकलौता पुत्र ये है। तो आदमी का औरत से क्या संबंध है, आदमी का औरत, ये आदमी जो है औरत का क्या लगेगा, हस्बैंड यानी पति ही लगेगा। यो अपने पति के लिए ही बात कर रही थी। ठीक है, यानी अपने पति के लिए ही बात कर रही थी, हस्बैंड लगेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। उस आदमी ने कोई औरत, मतलब उस औरत है जो, उसने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि इस आदमी, ठीक है, इस आदमी जो है, ये जो आदमी है वो मेरे पति जो है, मेरे पति के पिता की पत्नी, ठीक है, पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है ये आदमी, इकलौता पुत्र ये आदमी है। तो ये आदमी कौन है, वो मेरा पति है। ठीक है, वो अपने पति के बारे में ही बात कर रही थी। चलिए भाई 15 क्वेश्चन देखो। अब इसमें देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर है 428, बी सेकंड नंबर है 377 और थर्ड नंबर है 351। तो ये अब हमें पता है बड़ा नंबर ही 428 है, ये लाना है, सेकंड और थर्ड से नंबर लाना। तो कैसे ला सकते हैं, यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, तो ये सेकंड और थर्ड को मैं जोड़ दूं तो कुछ हो सकता है। 1 7 8, 7 5 12, 3 1 4, हाँ जी, जुड़ के आ सकता है। 8 और 1 9, 8 और 1 9, ठीक है, 5 2 7, 4 2 6, ये तो आसान है भाई, ये तो आसान है, मैं तो इसे थोड़ा टफ मान रहा था। ठीक है, इसमें बस जोड़ के देख लो कौन सा है। 9 8 17 नहीं है, ठीक है, अरे नहीं, ये नहीं जोड़ना भाई, ये जोड़ना है, सेकंड और थर्ड जोड़ने हैं ना, सेकंड और थर्ड जोड़ने हैं। तो ये देखो 9 में 0 जोड़ेंगे तो ये तो इकाई अंक 8 आ रहा है, 8 8 16, ठीक है, और किसी का इकाई अंक आ रहा है भाई 6 4 10, ये तो ये भी अलग है, 0 में 5 जोड़ेंगे ये भी अलग है, यानी कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस ये सी हमारा अलग हो जाएगा। 8 8 16, इकाई अंक 16 मिल 6 आ रहा। ठीक है, पूरा नहीं करना, बस यही देख लो, इकाई अंक सबको अलग कर दो, पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, फिर जो बचा वो ये आंसर है। फिर इससे क्या है, हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, इससे हमें पूरा आंसर निकालना नहीं पड़ेगा, हम ऑप्शन से कर देंगे। चलिए भाई, इसमें क्या है, 16 क्वेश्चन देखो।
16वें में ये है, इसमें लेटर छुपे हुए हैं, तो अब इसमें देखो क्या हो सकता है। ए बी आ रहा है, अच्छा ए के साथ बी भी आ रहा है, ए के साथ बी भी आ रहा है, और बी और सी भी आ रहे हैं, ठीक है, बी और सी आ रहे हैं। तो यदि मैं देखूं स्टार्टिंग भी किससे, बी और ए से, तो यदि मैं देखूं यहाँ बी होगा, ठीक है, ए बी सी, और यदि मैं यहाँ पूरा करूं ए बी सी, बी होगा, ठीक है, और ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, यहां बी ए बी सी, और ये क्या है बी ए बी, और ये लास्ट में आ गया सी। तो यानी हमने क्या देखा भाई, ये मतलब कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो हम मतलब पढ़ेंगे या देखेंगे तो उससे हम पकड़ सकते हैं इसका लॉजिक। भाई हमने देखा बी से स्टार्ट है, बी से, तो ये दो ऑप्शन है, ठीक है, और बी के बाद सी, बी के बाद सी, एक ही ऑप्शन है सी, ठीक है। हमने देखा ए बी सी का पूरा बन रहा पेयर, ए बी सी के बाद में पूरा एक बी आ रहा है, ठीक है, और फिर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो इस तरह से ऐसी इसमें आ जाएगा, यानी बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी अलग रह रहा, ए बी सी अलग रहा, ठीक है भाई। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए भाई इसमें देखो फिगर एनोलॉजी मतलब फिगर सीरीज में यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है भाई, क्या हो रहा है देखो, यदि हम बाहर बाहर के साइन देखूं चेंज हो रहे कुछ, हाँ जी, यहाँ पे इसमें यहाँ माइनस है, यानी ये जो माइनस था यहाँ वो यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी इन्होंने क्या करा, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई से आगे ये नीचे माइनस आ जाएगा, यदि मैं ऐसे रोटेट करूंगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, तो नीचे माइनस कहाँ पे है, इसमें तो दो ही साइन गायब कर दिए, ये बराबर ला दिया इसमें एडिशनल, ये नहीं है, ठीक है, माइनस नीचे आ जाएगा, रोटेट करेंगे तो माइनस नीचे आ जाएगा, यानी सी हमारा सी उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है, अंदर की लाइन भी देखने की जरूरत नहीं है, यही चेंज हो रहा है, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो। चलिए साइनों से इंटरचेंज हो रहा है। 18 क्वेश्चन देखो, 18 में क्या है, ओड वन आउट बताना, भिन्न अलग, ठीक है, डिफरेंट बताना है, डिफरेंट क्या है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन है, या तो तुम्हें सीधे देखते ही लग जाए कि हाँ अब इसमें क्या है, लेटर में भी आ सकते हैं, वर्ड में भी आ सकते हैं, कुछ चार नाम भी दे सकता है, जीके पे भी डिपेंड हो सकते हैं, जीके जीएस पे भी। लेकिन मुझे एक चीज दिख रहा है इसमें, यदि मैं 324 को देखूं, तुम्हें पता लग रहा है कुछ, 324 क्या है बताओ एक बार। 324 यहाँ पे 441 है, 525 है, 216 है, तो ये क्या है, ये सारे स्क्वायर है, यानी 18 का स्क्वायर है, और ये 21 का स्क्वायर है, और ये 15 का स्क्वायर है भाई, इतना तो तुम्हें याद होगा। अब भाई ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज याद रखोगे ना, जब भी तुम क्वेश्चन को समझ पाओगे, जब भी तुम्हारे क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में अप्रोच आ जाएंगी, हाँ इसमें ये पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यदि इसे ना ऐसा ना समझेंगे तो फिर अलग हो जाएगा। अब देखो है किसके 18 का, तो 18 का ऐसा बना 9 दूनी 18, ये 21 का स्क्वायर है तो 7 तीय 21, ये 15 का स्क्वायर है तो 5 तीय 15, लेकिन अब यहाँ 2 तीय 6, 6 का स्क्वायर होना चाहिए 36, लेकिन यहाँ पे क्या, ये क्या है क्यूब है, 6 छंग 36 छिक्का 216, ये यानी 216 क्या है, ये 6 की क्यूब है, ठीक है भाई, तो यही अलग हो जाएगा, 6 की क्यूब अलग हो जाएगा, 6 की क्यूब अलग है, क्योंकि यहाँ सभी में फर्स्ट वाला जो नंबर है, उसके अंकों की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर बना रखा है, इसमें क्या है जो फर्स्ट वाला नंबर है उसके अंकों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यूब बना हुआ है डी ऑप्शन में, तो डी अलग हो जाएगा भाई। 19वां क्वेश्चन देखो, चलो 19 में देखते हैं एक बार। 19 में हमें क्या करना, दो साइन चेंज करने हैं, ठीक है, दो साइन चेंज करने हैं, तो दो साइन चेंज करने के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो भाई यहाँ देखो माइनस है, यदि मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई चेंज करता हूँ आपस में, यहाँ पे क्या है डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12, और यहाँ पे 6 दूनी 12 है, तो 12 माइनस 12 हो जाएगा, तो 12 में से 12 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, लेकिन लाना क्या है 9, तो ये नहीं होगा। लेकिन यदि मैं क्या करूं, माइनस और प्लस को चेंज करता हूं तो कुछ हो सकता है, यदि मैं माइनस की जगह प्लस, ठीक है, और प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस रख के देखूं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के 6 बटे में 12 गुणा कितना 6, तो 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, ये तो बचा भाई, 6 दूनी 12 2 तिया 6, यानी 12, और ये माइनस नहीं रहा प्लस होगा, 12 यहाँ 3, 12 3 15,
15 भाई, और ये तो पूरा 16 होगा आगे ना ये, और माइनस के 6, 15 में से 6 गए 9, 9 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये 9 ही सही है, ठीक है भाई, 9 ही सही है, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखो एक बार, 20 में देखो क्या है, यहाँ क्या है, जेड एक्स वी टी, यानी 26, 24, 22, 20, और 20 में से 2 घटाएंगे आर 18, ठीक है, आर आर से एक ही ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ वैसे भी देख लो, इस नंबर से भी निकाल सकते हो तुम, 1 4 9 है तो 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, यानी आर 25 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन शानदार तरीके से कम समय में इस तरह से सोचना है तुम्हें, और अच्छे से, मतलब बस यही है कि बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में वो चीज आएंगी, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने जीएस के सॉल्यूशन की तरफ। आपका जीडी का एग्जाम और पास आ चुका है। फटाफट से इन सॉल्यूशन को देखिए और इसमें देखिए किस क्वेश्चन को किस महत्वपूर्ण तरीके से आपका रखा गया है और आपके इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक ऑप्शन के साथ में अदर सॉल्यूशन का भी डिस्कशन मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। करंट का क्वेश्चन है, किससे? अवार्ड से क्वेश्चन है। अवार्ड से इसी तरह नंबरिंग में आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या फिर आपका पीसीएस का एग्जाम हो, या तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सभी पद्मश्री वगैरह, या ओवरऑल आपसे पूछ सकता है। इसने पूछा है पद्म पुरस्कार 2026 के लिए कितने व्यक्तियों का चयन किया गया था? पद्म पुरस्कार 2026 के लिए पद्म पुरस्कार क्या होते हैं? ठीक है, पहले ऑप्शन देखते हैं। 123, 127, 131 और 134 रैंडम नंबर है। अगर आपने सीधा पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, नहीं तो तुक्का लगाओगे, क्योंकि एसएससी जीडी में 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का लगाना ही पड़ेगा, तुक्का लगाना ही सही है। पद्म अवार्ड देखते हैं। पद्म अवार्ड 1954 में भारत रत्न के साथ में इनकी स्थापना होती है, और ये 3 होते हैं आपका। सबसे पहले पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म अवार्ड्स, विभूषण, पद्म भूषण और आपका पद्म श्री, ठीक है जी। टोटल जो नंबर है वो है आपका 131। इसमें विभूषण की बात करें तो वो कितने दिए गए हैं? पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 और पद्म श्री इसमें दिए गए हैं 113, ठीक है जी। टोटल 131 हो जाते हैं। इसमें जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पद्म विभूषण की बात करते हैं, रिसेंटली उनकी मृत्यु भी हुई है, उनके बारे में आ जाता है। ये है आपके धर्मेंद्र देओल को हूं, या फिर मैं धर्मेंद्र, ठीक है, जो क्या थे? एक्टर, बॉलीवुड एक्टर है, उनको दिया गया आपका विभूषण, और वह भी क्या? मरणोपरांत। तो ये जो मरणोपरांत वाले अवार्ड होते हैं ना, ये आपके मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको स्टार मार्क कर लो, इस साल आपका पक्का अगर करंट का क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका करंट का क्वेश्चन है। नागालैंड के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागालैंड में, ठीक है, एक ड्रोन स्कूल जो कि पहला है वहां पे, उसका कहाँ पे है? दीमापुर, कोहिमा, मोन या फिर तुंगसांग, ठीक है। ये आपका हुआ है कोहिमा में। कोहिमा क्या है? नागालैंड की राजधानी है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। कब किया गया था? ये किया गया भाई आपका 77th रिपब्लिक डे में, जो कि अभी आपका 2026 में मनाया गया है, ठीक है, समझे? गेट इट। अगला है आपका फिर से करंट का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है। कुछ इसी तरह के आपसे ऑप्शन पूछे जाते हैं, बहुत क्लोज 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 ये ऑप्शन है इसमें, ठीक है। इसका आंसर है आपका 7.4। तो ये तो आपको सीधा फैक्ट से याद करना पड़ेगा। 7.4 क्या है? ये है आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि बजट पेश करने से एक दिन पहले पेश किया जाता है, उसी में। और कब? 1 फरवरी को।
उसी में बताया गया है। और 2025-26 का जो, ठीक है, कि 2026 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा? 7.4% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से करंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें है भारत विस्तार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विस्तार, अब इसमें लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन क्या है? भारत विस्तार, किसी चीज का विस्तार है भारत में। भारत विस्तार एक बहुभाषा एआई आधारित कृषि सहायता प्रणाली है। विस्तार होगा, विस्तार किसकी सहायता से होगा? एआई की सहायता से। एआई आधारित कृषि सहायता प्रणाली है। पॉजिटिव सेंस देखिए, ऑप्शन में पॉजिटिव सेंस दिखती है कि हाँ, ये कृषि पर आधारित हो सकता है। दूसरा, इसी से रिलेटेड करके करेगा, कृषि उत्पादकता में सुधार करेगा, किसानों के लिए निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा और जोखिम को कम करेगा। आज के टाइम में हम एआई का क्या यूज कर रहे हैं? ठीक है, यही तो यूज कर रहे हैं, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी, आपका जो मल्टीपल लैंग्वेज है उसमें इंस्ट्रक्शन हो गए, ये सभी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। अगला है, बायोफार्मा शक्ति का पूरा नाम क्या है? पहले तो इससे समझिए बायोफार्मा, ठीक है, और शक्ति को अलग देखना है। कहीं ना कहीं ये क्या है? हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि बायो जहां भी वर्ड आपका हो जाएगा ये हेल्थ से रिलेटेड है। ऑप्शन है बायोफार्मास्यूटिकल हेल्थ एंड रिसर्च मिशन। अब ये देखिए, जो शक्ति लिखा है इसके एब्रीवेशन करना है, यानी जो एस है, एस से कुछ बनाया हुआ होगा, ठीक है, इसमें एच मिल जाता है, आर मिल जाता है, एम मिल जाता है और आपका बी मिल जाता है, तो ये तो नहीं है। अगला है इंडिया स्ट्रेटेजी सस्टेनेबल हेल्थ टेक्नोलॉजी और आपका इनोवेशन। ये देखिए, इसमें अगर मैं देखूं तो ये, अगर यहीं से देतूं, SHTI तो मिल रहा है, SHTI, पर ये नहीं होगा भाई, ए नहीं है इसमें। ए मिलेगा, आप जब ऑप्शन में देखोगे ना तो आपको ये चीज मिलेगी, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटजी फॉर एडवांस्ड बायोमेडिकल रिसर्च एंड नॉलेज। अब इसका अगर मैं देखूं, SABRK, SABRK इससे बनता है, ये भाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अगला है स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब इसका एब्रीवेशन देखिए, SHAKTI, क्या बना ये? शक्ति। और ये ही इसका आंसर है। जो आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही एब्रीवेशन करके, ठीक है, बायो इसका हेल्थ या स्कीम का जो भी है फुल फॉर्म पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका म्यूजिक से है, आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, कल्चर का मतलब आपका म्यूजिक से। एक क्वेश्चन है, स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस घराने से संबंधित थे? वैसे तो हम घराना किसके बारे में याद करते हैं? किसी वो आपका इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है, पर कुछ मतलब क्या ये क्या इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, किस घराने से थे? पर कुछ भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखो ये सब ना नॉर्थ इंडिया के ही है, इटावा, मल्हार, किराना और ध्रुपद। ठीक है, ध्रुपद, ये सब नॉर्थ इंडिया में जो भारतीय क्लासिकल म्यूजिक है उसके भी घराने थे। कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक में कोई घराना नहीं था, इधर थे। अब इन्होंने बात करी है पंडित भीम सेन जोशी की, इनका कौन सा घराना था? तो सबसे पहले बात करें भारतीय शास्त्रीय गायन से रिलेट करते थे, ठीक है जी। और ये थे आपका किराना घराना। अब इनके बारे में बताते हैं। इनको 2008 में क्या मिला था? भारत रत्न से नवाजा गया था, भारत रत्न। अब इस घराने में और हम देखें तो सबसे पहले अब्दुल करीम खान जो इसके संस्थापक थे, उनका नाम आता है। दूसरा नाम आता है प्रभा अत्रे,
ठीक है। और तीसरा आता है गंगू बाई हंगल। ठीक है, तो किराना घराना से ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? लियोनोर बैरीमोर, चार्ली चैपलिन, एमिल जेनिंग्स या फिर आपका वार्नर बेक्टर। ये है आपका एमिल जेनिंग्स, जिनको मिला था 1929 में। यहीं पे शुरुआत होती है। ठीक है, पहला ऑस्कर अवार्ड किसको मिला? एमिल जेनिंग्स। इसमें ना एक कंफ्यूजन हो जाता है। मोस्टली हम चार्ली चैपलिन का नाम सुनते हैं तो इनको तो डेफिनेटली मिला ही होगा, ये हम समझते हैं, पर कभी नहीं मिला, मतलब बेस्ट एक्टर के लिए। ठीक है, कभी अ, अभिनेता के लिए नहीं। इनको मिला है ऑनोररी अवार्ड। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट जिसको बोल ले, ऑस्कर का। नेक्स्ट है आपका लोक चित्रकला पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार या फिर गुजरात। महाराष्ट्र में है वर्ली। ठीक है जी। बिहार में है आपका मधुबनी, मुंजीसा, मुंजसा। ठीक है, ओडिशा में है पट्टचित्र और आपकी शोरा, सोरा। ठीक है, यही इसका आंसर है। और यहां पे है पिथौरा, गुजरात में। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान की वैभवित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर। ठीक है, गणगौर कहां पे? राजस्थान में मनाया जाता है। अब ये पूछ रहा है, ठीक है, ये वार्षिक त्योहार है। हिंदू माह, किस हिंदू माह में मनाया जाता है? माह बहुत रिलेट करते हैं आपके किससे? फेस्टिवल से। माह देख के ही फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे कार्तिक के समय पे मनाया जाता है आपका दीपावली। ठीक है, या दिवाली। ठीक है, दिवाली या दीपावली। इसके बाद में अश्विन की बात करें तो अश्विन, इससे पहला मंथ होता है, तब क्या मनाया जाता है आपका? नवरात्र। ठीक है, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा और साथ में आपका दशहरा। फिर हम देखें फागुन में मनाया जाता है आपका होली। फागुन जो कि मार्च अप्रैल में पड़ता है। और ये है आपका चैत्र। चैत्र में क्या मनाया जाता है आपका? गणगौर। ठीक है जी। और इसी कार्तिक में मनाया जाता है आपका पुष्कर मेला। कहां पे है पुष्कर मेला? पुष्कर में भरता है राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखना है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि किस मंथ में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में एक ट्रॉफी पूछी है। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल। ये है आपका हॉकी से। हॉकी से जोहर आगा खान, आगा खान ट्रॉफी। ठीक है, ये ट्रॉफी पूछी जाती है। और सुल्तान अलजान शाह। ठीक है, अलजान शाह, ये 3 ट्रॉफी होगी। क्रिकेट की बात करूं तो इसमें तो बहुत सारी है। विजय हजारे, मुश्ताक अली या और रणजी ट्रॉफी। ये इजीली भी है, इजीली हमें याद हो जाती है। ठीक है, फुटबॉल में बात करूं, फुटबॉल में है सुबार्तो कप। ठीक है, डूरंड कप। ठीक, नेक्स्ट है आपका कितने भारतीय राज्य नेपाली सीमा से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3, 2। अब भाई इसको समझिए आप मैप में। मैप में ऐसे क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी होता है। नेपाल है यहां पर, ये नेपाल है। ठीक है जी, कौन सा कंट्री है? नेपाल। अभी पूछ रहा है भारत की कौन कौन सी जो स्टेट है, वे कितनी, मतलब कितनी स्टेट इससे रिलेट करती है। सबसे पहले तो ये रही भाई, ये क्या है? उत्तराखंड।
दूसरी है उत्तर प्रदेश, इसके बाद है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल, इसके बाद है सिक्किम। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 हो जाती है। और 5 किस किस से है बाकी आपका, मोस्टली जो कंट्रीज है उनसे 5 ही है। जैसे आपका यहाँ पे है 1 2 3 4 5। चीन से भी 5 है, चीन, नेपाल। ठीक है, इनसे 5 कंट्री, बाकी भी है। ठीक, और कितनी है, 1751 किलोमीटर की लेंथ में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? 21, 10%, 79% या फिर 36%? ये है 21% क्या है, ऑक्सीजन है। इसके बाद में हम देखें तो 78% जो कि मैक्सिमम है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, O2 और ये N2। फिर तीसरे नंबर पर आपकी आती है ऑर्गन, एक निष्क्रिय गैस है, कितनी, 0.93% ऑर्गन। फिर आती है आपकी CO2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी है, 0.04%। नेक्स्ट देखें हम, महाराष्ट्र की लोनार झील किस प्रकार की ज्वालामुखी से बनी है? ज्वालामुखी टाइप की लोनार झील है महाराष्ट्र की, जो कि रामसर स्थल में भी है। यह है सील्ड ज्वालामुखी, कैल्डेरा, मिश्रित या फिर मध्य महासागर। ये है कैल्डेरा। कैल्डेरा होता है जिसमें इस टाइप में ये होल बना हुआ होता है, बहुत चौड़ा होल, ये ही कहलाता है कैल्डेरा। ठीक है, किसमें है, महाराष्ट्र की लोनार। और इसके बारे में एक सिग्निफिकेंट बात आई थी 2020 में ना, इसका मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शन होने की वजह से पिंक कलर हो गया था। और साथ ही में क्या है, रामसर स्थल है एक, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महाकवि कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं वाला समझना है भाई। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालती माधव और या आपका मालविका अग्निमित्र। ये है मालती माधव, जो कि लिखी गई थी भूति द्वारा। ठीक है, बाकी सभी लिखी गई है कालिदास द्वारा। कालिदास जो कि कहां थे, गुप्त साम्राज्य के समय, 5th और 6th सेंचुरी में इनका स्थान माना जाता है। और ये माने जाते हैं आपके चंद्रगुप्त सेकंड के जो आपके नवरत्न थे, ठीक, उनमें से एक चंद्रगुप्त के समय पर थे। बाकी भवभूति की बात करें तो 8th सेंचुरी में थे। और ये बाकी जो इनके वो है आपका महावीर चरित्र और उत्तम चरित्र, ये बहुभूति द्वारा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्र, ये किसके द्वारा है, कालिदास द्वारा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वह भक्ति काल का संत जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे? रामानंद, कबीर, वल्लभाचार्य या फिर तुलसीदास? ये है आपके रामानंद। कबीर तो इनके ही थे, इनके ही शिष्य थे। इनमें से जैसे हम बात करें, आपका कबीर जुलाहा थे। ठीक है जी, फिर आपका रविदास या फिर कहे तो रैदास। ठीक, ये क्या थे, गठेरा थे एक। पन्ना थे। और रामानंद जो कि निर्गुण, निर्गुण क्या, ये आपका वैष्णव से संबंधित है, मतलब आपका राम भक्त है ये, राम भक्त। और वैष्णव का मतलब है आपका जो विष्णु के अवतार होते थे उनकी पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका,
ये क्वेश्चन है आपका किससे, इकोनॉमिक्स से। 5 ईयर प्लान, जिसमें आपका रोलिंग प्लान के बारे में बात करिए। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिंडरेल ने किया था, ठीक है। अनवरत योजना के दौरान सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड टाइप का है, हार्ड आपको इसलिए लगेगा, इसमें एक स्टेटमेंट गलत है। रोलिंग प्लान भारत में 1978 से 80 तक रहा था। किसके द्वारा, जनता पार्टी द्वारा। और मेरे भाई ये एनुअल प्लान होता था। वर्ल्ड में जो इसका रोलिंग प्लान का वो किया है, वो किया है गुन्नार मिंडरेल में। इंडिया में टी के ला डाका वाला, इनके द्वारा रोलिंग प्लान का मतलब बताया गया था। इसके बाद में इसने कहा है पब्लिक इंश्योरेंस स्कीम। पब्लिक इंश्योरेंस स्कीम नहीं इंट्रोड्यूस की गई थी, यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। जैसे कि 2 स्कीम की बात करें, सबसे पहली है IRDP। IRDP की फुल फॉर्म बताऊं तो मैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। ये आपको ही नोट डाउन करना है, पूरा नहीं लिखूंगा मैं। 1978 में। दूसरी थी ट्राई सैम। घर पे बैठ के लिख लेना भाई, या कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना। लिखोगे तभी जीएस आपको याद हो जाएगी, इसलिए आपके लिए कुछ चीजें छोड़ रहे जो हम नहीं लिखे। ये है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। ये है आपका 1979 में, तो सेकंड गलत हो जाता है और इसमें आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट आपका फिर से एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने वाली नीति आयोग का। नीति आयोग की स्थापना 26 जनवरी 2015 में की गई थी। 2015 में तो की गई थी मेरे भाई, पर कब, 1 जनवरी को, ठीक है। तो पहला गलत हो जाता है। दूसरा है नीति आयोग की संचालन परिषद में सभी राज्य, ठीक है, उनके मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। उन राज्यों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं जिनमें क्या है भैया, जिनमें आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, बाकी के नहीं होते। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल सभी नहीं, संचालन परिषद का हिस्सा नहीं होते। ये तो गलत है, तो इसमें आपका ठीक है। सभी नहीं मतलब ठीक है, अगर ये देता है यहाँ पे सभी की बात करता है, जैसे सभी राज्यों को दी गई है, मुख्यमंत्री तो उनके शामिल हो गए पर सभी राज्यपाल नहीं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इसमें होगा आपका सेकंड और थर्ड, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप अपना देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी, प्रथम, चतुर्थ, आठवीं या फिर आपकी 10वीं। अब मेरे भाई देखिए, भारत में जो इकोनॉमी बढ़ी है वो लगातार हर 5 ईयर प्लान के साथ बढ़ी थी। कुछ में डाउन हुई थी फर्स्ट थर्ड में, ठीक है। फर्स्ट वाला था 1951 से 56, यहाँ पे था भाई टारगेट कितना, 2.7, और हुई थी ये 3.6%, ठीक है। चतुर्थ जो कि आपका एनुअल प्लान के बाद स्टार्ट हो रही थी 1969 से 74। आठवीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के बाद में, ये आपकी हो जाती है 92 से 97। 97 से फिर आपकी 2002 तक थी कौन सी, 10वीं। और इसका कितना था, ये आपकी 7.6% अचीव हुई थी इसमें। अगर बिल्कुल ही एकदम हाईएस्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो वो था 11th। ये 2002 से 2000 नहीं, 10वां आपका होगा 2002 से 7, और 7 से 12 आपका 2007 से 12 था 11th, ठीक है। और 12 था आपका 2012 से 17 तक, जो उसको बीच में रोक दिया गया था। इसमें हाईएस्ट अचीव हुई थी 8%, यहाँ पे थी 7.6%। इनका लक्ष्य में क्या था, 10th वाले में था फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ, 11th वाले में मोर लगाया गया था, किसमें, इंक्लूसिव ग्रोथ में, यानी फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये भी आपका पूछ लेता है, इनको भी नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? ठीक है, ये विलय, ये बात की गई थी आपका किसमें? 52nd अमेंडमेंट 1985, जिसमें आपका 10th शेड्यूल जोड़ा गया था, जिसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन। और इसमें सीधा सीधा बात गई थी 2/3 मर्जर चाहिए, ठीक है। और इसमें ये ही ऑप्शन में है, जैसे आपका आधे, यहाँ पे आधे दिया है, यहाँ पे 1/3 दिया है, यहाँ पे 2/3 दिया है, और यहाँ पे 3/4। तो ये सीधा सीधा आंसर समझो इसका ऑप्शन सी है। ज्यादा नहीं देखना है, इतनी लंबी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, पर उसमें क्या है सीधे सीधा पता चल रहा है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? विवाह, बैंकिंग, उत्तराधिकार और आपका कृषि। इसमें है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसका है? स्टेट लिस्ट। और ये सारी लिस्ट आती है कहाँ पे? 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में 3 तरह की आपकी लिस्ट आती है। पहली है स्टेट, फिर है आपकी सेंटर, और फिर है आपकी कौन सी? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट है, सेंटर में कितने आपको बताने हैं, और स्टेट में कितने हैं आपका? 97। ठीक है, नहीं स्टेट में 61 है, 97 आपका सेंटर में, ये भी बता ही देते हैं, ठीक है। मैरिज और उत्तराधिकार ये है आपके कॉन्करेंट में। बैंकिंग केंद्रीय में है, यानी सेंटर वाली में है, ठीक है। और इसके साथ में पब्लिक ऑर्डर, ये भी किसमें आता है? आपका स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। थोड़ा अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे पहले टेस्टों में भी रखे गए हैं, इनको ध्यान में रखना है और अपने नोट्स को भी बनाते रहे, जो हम पॉइंट्स आपको नोट डाउन करा रहे हैं, ठीक। धन्यवाद।